गांव के एक देहाती रोज की तरह अपने घर का कचरा फेंकने गया। ये एक आम रोजमर्रा का काम होना चाहिए था जो वो बेशुमार बार पहले भी कर चुका था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा अजीब था जिसने उसकी तवज्जो खींच ली। कचरे के ढेर में एक बड़ा पार्सल देखा जो एक ब्लैक प्लास्टिक बैग में लिपटा हुआ था। कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था। तजस्सुस के मारे वो करीब गया और गौर से देखने लगा। बैग के अंदर एक सूटकेस था जो सख्ती से प्लास्टिक में लिपटा हुआ था। आमतौर पर जब कोई गैर मामूली चीज नजर आती है तजस्सुस होने लगता है। वाईए ने भी ऐसा ही महसूस किया और बैग को मजीद करीब से देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस उठाया उसे फौरन अंदाजा हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। ये बहुत भारी था। जैसे ही उसने जिप खोली एक तेज बदबू हवा में फैल गई। बू इतनी शदीद थी कि वो फौरन चंद कदम पीछे हट गया। उसका दिल डूबने लगा और उसने मजीद झांकने के बजाय फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जल्दी पहुंची और एहतियात से तफ्तीश करने लगे। जैसे ही ऑफिसर्स ने सूटकेस को खोला पहले से मौजूद बदबू और भी नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। जो कुछ उनके सामने आया वो उन्हें सकते में डालने के लिए काफी था। बेडशीट में लिपटा हुआ एक और टांगों के लड़की का जिस्म। ये मंजर रिसर्च टीम को झंझोड़ने के लिए काफी था। सूरत हाल की शिद्दत को देखते हुए ऑफिसर्स ने फौरन मजीद मदद के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स और पैरामेडिक्स को बुला लिया। लाश पर कोई कपड़े नहीं थे और कोई ऐसा कपड़ा मौजूद नहीं था जिससे उसकी फौरी शनाख्त मुमकिन हो सके। उसकी बाईं टांग रान से काटी गई थी जबकि दाएं टांग घुटने से नीचे से हुई थी। लाश को जिस महारत से काटा गया था उससे जाहिर होता था कि ये कोई वक्ती जज्बाती वारदात नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। सूटकेस के अंदर से एक सफेद रस्सी भी मिली जिसके बारे में लगता था कि उसे लड़की को जिंदा हालत में बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया था। रिसर्च टीम ने लाश को एहतियात से अस्पताल मुंतकिल किया जहां फॉरेंसिक टीम ने तफसीली मुआयना और पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के नताइज से मालूम हुआ कि लड़की 20 के आखिरी में थी। उसकी स्किन गोरी थी। उसका कद तकरीबन 152 सेंटीमीटर था। पुलिस का मानना था कि उसे उसी सफेद रस्सी से गला मारा गया जो सूटकेस के अंदर मिली थी। मतलब ये उसे करने के बाद उसकी लाश किए गए थे। उसके चेहरे के बगैर उसकी शनाख्त तकरीबन नामुमकिन हो गई थी। पुलिस को बॉडी की पहचान के लिए मोबाइल ऑटोमेटिक मल्टी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि उसकी उंगलियों के निशान स्कैन किए जा सकें। जल्द ही नतीजे सामने आ गए। इस खौफनाक तरीके से हत्या की गई औरत की पहचान इस वातून के रूप में हुई जो पूर्वी जावा के ब्लिटर से ताल्लुक रखने वाली 29 साल की महिला थी। इस वातून का जन्म 25 अप्रैल 1995 को पूर्वी जावा के ब्लिटर में हुआ था। उसका परिवार उसे एक नेक और जिम्मेदार लड़की के रूप में जानता था, लेकिन उसका बचपन फैमिली इश्यूज का शिकार रहा। जब वह अभी छोटी थी उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया और दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली। इस हालात के चलते इस वातून को अपने माँ बाप के बजाय अपनी दादी के पास रहना पड़ा जहां वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ बड़ी हुई। एक पुरानी कहावत है कि माता पिता का तलाक अक्सर बच्चों के फ्यूचर के रिलेशनशिप्स पर असर डालता है। शायद यही बात इस वातून की जिंदगी में भी झलकती थी क्योंकि जवानी में उसकी मोहब्बत भरी जिंदगी काफी तूफानी रही। इस वातून ने अपनी जिंदगी में 3 बार शादी की लेकिन हर बार अंजाम नाकामी पर हुआ। अपने बच्चों के लिए इस वातून में एक मेकअप सेल्स पर्सन के तौर पर काम करती थी। यहीं उसकी मुलाकात रात्रि हारतांतो नाम के शख्स से हुई जिसे लोग आंटो के नाम से जानते थे और जल्द ही दोनों के बीच मोहब्बत हो गई। लेकिन एक समस्या थी, आंटो पहले से शादीशुदा था। इस वातून यह सब जानती थी। उसे पता था कि आंटो की पहले से बीवी और बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने इस रिश्ते को जारी रखा और आंटो की प्रेमिका बन गई। मोहब्बत में अंधी होकर उसने उसके वादों पर यकीन कर लिया। इस वातून के किराए के मकान के पड़ोसियों के मुताबिक आंटो अक्सर उसके पास आता और उनका रिश्ता सबके सामने था। आसपास के लोग समझते थे कि वे दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन हकीकत में वही सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन वक्त के साथ इस वातून को इस छुपे हुए रिश्ते से ऊब होने लगी। वह एक भविष्य चाहती थी। उसने बार बार आंटो से सवाल किया कि वे कहाँ जा रहे हैं और इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, लेकिन आंटो हमेशा चालाकी से बात टाल देता। वह इस वातून को यकीन दिलाता कि वह अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और उसका दिल सिर्फ इस वातून के लिए धड़कता है। और इस वातून ने इस पर यकीन कर लिया। हालांकि तब भी उसके दिल में कहीं न कहीं सच का डर था। लेकिन आंटो के अल्फाज सिर्फ झूठे वादे थे। वे वादे जो मर्द तब करते हैं जब वे सब कुछ चाहते हैं और कुछ खोना नहीं चाहते। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आंटो ने इस वातून को बताया कि उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट है। यह खबर इस वातून के दिल में की तरह उतर गई।
वह इतने समय से यह मानकर चल रही थी कि आंटो वाकई उससे मोहब्बत करता है और वह बाकी सबसे अलग है, लेकिन अब हकीकत उसे पूरी तरह समझ आ चुकी थी। वह कभी भी आंटो का भविष्य नहीं बनने वाली थी। गुस्से से भरी इस वातुन ने आंटो का सामना किया और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह बहस कई दिनों तक चलती रही। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, मगर आखिरकार आम झगड़ों की तरह यह भी बेशक ठंडा पड़ गया। कम से कम इस वातुन को यही लगा। 19 जनवरी 2025 की रात आंटो और इस वातुन ने एक रेस्टोरेंट में साथ डिनर का प्लान बनाया। उसे मालूम नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। इस वातुन के आखिरी लम्हे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गए। ये खामोश गवाह उसकी जिंदगी के आखिरी घंटों को हमेशा के लिए कैद कर चुका था। फुटेज में दोनों को हाथ में हाथ डाले रेस्टोरेंट की लॉबी में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता था, बिल्कुल एक आम मोहब्बत करने वाले जोड़े की तरह। वे बैठे, बातें की, मुस्कुराए, खाने और ड्रिंक्स का लुत्फ उठाते रहे। उनके अंदाज से बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि कुछ भी गलत था। लगभग 2 घंटे तक वे वहां रहे और फिर रात 10 बजे के करीब वहां से रवाना होकर एक होटल की ओर चल पड़े। होटल में चेक इन के वक्त रात के 10 बज चुके थे। उन्होंने कमरा नंबर 301 लिया, वह जगह जहां सब कुछ बदलने वाला था। पुलिस की जांच के मुताबिक उसी होटल के कमरे में वह पुरानी बहस एक बार फिर छिड़ गई। इस वातुन ने एक बार फिर आंटो से सवाल किए उसकी बीवी की प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन इस बार झगड़ा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। गुस्से में बेकाबू होकर इस वातुन ने आंटो को बुरा भला कहा। यह सुनकर आंटो का गुस्सा हद से बढ़ गया। वह पूरी तरह बेकाबू हो गया। किसी को नहीं पता कि उस पल पल में क्या हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में इस वातुन की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसका बेजान शरीर फर्श पर पड़ा था, हमेशा के लिए खामोश। अपने किए पर घबराकर पुलिस को खबर देने या किसी से मदद मांगने के बजाय उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने इस जुर्म को एक से कहीं ज्यादा भयानक बना दिया। आंटो ने अपना फोन निकाला और अपने भाई को कॉल की। उसने पूरी डिटेल नहीं बताई, बस इतना कहा कि उसे उसके घर से एक सूटकेस लाने में मदद चाहिए। मलाना ने बिना झिझक हामी भर ली। दोनों आंटो के घर गए, सूटकेस लिया और होटल लौटने से पहले आंटो ने एक मिनी मार्केट पर गाड़ी रोकी। वहाँ से उसने एक छोटा फ्रूट नाइफ खरीदा। अब उसके पास सब कुछ था, एक सूटकेस की जगह और एक लाख। अब उसे सिर्फ सही औजार की जरूरत थी ताकि वह अपने घिनौने प्लान को अंजाम दे सके। मल्लाना, जो आंटो की नीयत से बेखबर था, उसे होटल के दरवाजे पर उतार कर चला गया। आंटो ने बस इतना कहा कि सुबह आकर उसे ले जाना। आंटो ने दरवाजा बंद किया और अपने प्लान पर अमल शुरू कर दिया। उसने पूरी ठंडे दिमाग से इस वातुन के जिस्म करना शुरू कर दिया। उसने पहले उसकी टांगें, फिर उसका सिर कर दिया। उसके मिडल पार्ट को सूटकेस में ठूंस दिया, जबकि और टांगें अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में सील कर दी गईं। लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आंटो ने होटल का कमरा अच्छे से साफ किया ताकि जुर्म के कोई निशान बाकी न रहे। फिर वह सो गया, ऐसे आराम से जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मल्लाना तय समय के मुताबिक पहुंच गया। दोनों भाई मोटरसाइकिल टैक्सी के जरिए तुलुंग अगुंग वापस लौटे और रात के अंधेरे में वहां पहुंचे। 21 जनवरी की सुबह 8 बजे आंटो जान चुका था कि अब लाश से छुटकारा पाने का वक्त आ चुका है। उसने सूटकेस को डक्ट टेप और प्लास्टिक रैप में लपेटा ताकि वह पूरी तरह सील हो जाए। उसने वह सूटकेस एक किराए की गाड़ी में रखा, वही गाड़ी जो उसने खास तौर पर इसी काम के लिए ली थी। रात 10 बजे वह अपनी पहली जगह पहुंचा। वहां रात के सन्नाटे में उसने सूटकेस को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। आंटो को डर था अगर वह लाश के सारे हिस्से एक ही जगह फेंकता तो किसी के देख लेने पर वह पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसने के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर फेंके ताकि जब तक वे खोजे जाते वह बहुत दूर जा चुका हो। उसने बहुत सावधानी से योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने जल्द ही सभी सुरागों को जोड़ लिया। इस वातुन की लाश मिलने के 3 दिन बाद 26 जनवरी 2025 को पुलिस ने आंटो को पूर्वी जावा के शहर मून से गिरफ्तार कर लिया। हैरत की बात यह थी कि आंटो ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वह वहीं खड़ा रहा, जानते हुए कि अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची। पुलिस ने मौके पर ही उससे पूछताछ शुरू कर दी। शायद उसी पल उसे अपने किए का बोझ महसूस हुआ, क्योंकि उसने इनकार करने की कोशिश भी नहीं की। आंटो ने कबूल कर लिया। इस इकरार के बाद पुलिस ने आंटो को गिरफ्तार करके उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन सवाल ये था, इंसान जो कभी इस वातुन से मोहब्बत का दावा करता था, वो इतना वहशियाना जुर्म कैसे कर सकता था? क्या आंटो एक साइकोपैथ था? जब इस खौफनाक की तफसीलात सामने आई तो लोग फौरन आंटो को एक साइकोपैथ करार देने लगे। आखिर कोई शख्स किसी को बेदर्दी से करने के बाद उसी होटल के कमरे में कैसे सुकून से सो सकता है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने आंटो का मुकम्मल नफ्सियाती मुआयना करवाया, जो तकरीबन 6 घंटे जारी रहा। लेकिन अब तक इस मुआयने के नताइज अवाम के सामने नहीं आए।
हुक्काम ने इशारा दिया कि ये नताइज अदालत में पेश किए जाएंगे और यही तय करेंगे कि आंटो की सजा क्या होगी। अगर साबित हुआ कि आंटो किसी शदीद जहनी बीमारी में मुबतला था तो शायद उसकी सजा में नरमी की जाएगी, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि वो मुकम्मल होशो हवास में था, उसे अपने जुर्म की पूरी सजा भुगतनी होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज के लिए इतना ही। देखने का शुक्रिया।